दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि जिसके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसकी आइडेंटिटी को छिपा लेना चाहिए या उसको खुलकर सबके सामने बता देना चाहिए? इसी बात के कंसर्न को लेकर 2012 में एक केस दर्ज हुआ जिसको निपुण वर्मा सक्सेना के नाम से जाना जाता है। उस केस का जजमेंट अभी तक भी नहीं आया है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी केस के बिहाफ पर कई बार सुनवाई की है। जैसे 2018 में की गई सुनवाई इस बात का आज बेस बन चुकी है, आधार बन चुकी है कि जिसके साथ में भी सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है उसकी आइडेंटिटी को उजागर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, अगर वो मान लीजिए कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, तो क्या उसकी आइडेंटिटी छिपाना ठीक बात है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक केस पहुंचा है और उस केस के अंदर ये कंसर्न कहा गया है कि जो एज है कंसेंट की उसको घटाकर कितना कर देना चाहिए, 18 से 16 साल कर देना चाहिए। तो यहां पर एक प्रश्न यह भी है कि अगर 17 साल 11 महीने और 29 दिन का व्यक्ति नाबालिग हो सकता है, तो वही व्यक्ति जो है वो 17 साल यानी कि कुल मिलाकर 18 साल की उम्र में वो बालिग कैसे बन सकता है महज एक दिन के डिफरेंस के अंदर? तो दिनों की संख्या कैसे डिसाइड कर सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो काफी मैच्योर हो गया है? ठीक है, तो बड़ा डीपली हम लोग समझेंगे और काफी अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। दोस्तों, हमारा ये जबरदस्त कोर्स है जिसका नाम है डीप वर्क। हम लोग 1 अगस्त से इसको लाइव करने वाले हैं। आप लोगों के लिए चैलेंज ये रहेगा कि आप लोग डेली इस लाइव सेशन के अंदर आए, उन टेक्निक्स के बारे में जाने और वो चैलेंजेस कंप्लीट करें जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूं। फायदा क्या होगा? आपकी कंसंट्रेशन और फोकस में तो इंक्रीज होगा ही, साथ ही के अंदर अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, जैसे मोबाइल फोन आप लोग देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न देख रहे हैं, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया जो है बहुत सॉफ्ट तरीके से वो परोस रहा है। खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज के जो एप्लीकेशंस हैं उनके द्वारा हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे से परोसे जा रहे हैं सॉफ्ट तरीके से। अगर उनसे बचना है तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर लीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। एक्चुअली में एमिकस और एमिकस क्यूरी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं न्याय मित्र। एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्याय दिलाना चाहता है लोगों को, वो चाहता है कि लोगों को न्याय मिले। साथ ही में सीनियर एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह। ठीक है, ये एक फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने हाल ही में एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया है और ये कहा है कि जो एज ऑफ कंसेंट है इसको घटाकर 18 साल से 16 साल कर देना चाहिए। ठीक है, उनके इसके पीछे तर्क भी थे। उन्होंने कहा कि निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था जो कि 2012 में आया था, उसके बिहाफ पर इसी केस की सुनवाई जो है वो की जानी चाहिए और साथ ही के अंदर जो एज है उसको कम कर देना चाहिए। आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि ये जो एज आप लोग आज 18 साल देख रहे हैं, ये शुरुआत से 18 साल नहीं थी। ये शुरुआत के अंदर 10 साल थी, फिर 12 साल की गई, 14 ईयर्स किया गया, 16 ईयर किया गया और अब जाकर 18 साल इसको किया गया। वो अलग अलग एक्ट जो है हम लोग देखेंगे। साथ ही के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट जो कि 2012 के अंदर बनाया गया था, सेक्शन 375 आईपीसी का है। इसके तहत भी जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे 18 साल से कम उम्र के जो नाबालिग होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, लड़की है, वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और शादी करेंगे तो शादी के बाद संबंध भी बनेंगे, लेकिन माता पिता इससे राजी नहीं है। तो माता पिता क्या करते हैं, अक्सर लड़कों के ऊपर, मेनली जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, वो पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर केस दायर कर दिया जाता है और एक सेक्सुअल हरेसमेंट का केस कर दिया जाता है, जबकि वो दोनों आपस में राजी थे इस बात को लेकर। अब सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। मतलब बात यह है कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी, आपको किससे इंटरकोर्स करना है, आप किसके साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप फ्री जो है वो अगर रहेंगे तो उसमें आपकी डिग्निटी है। क्या ये बात सही है? पहली बात तो यही है। ठीक है, तो ये ऐसे कह रहे हैं, मतलब जो जयसिंह है वो ये कह रही हैं कि सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। मगर यानी कि अगर इंसान का सम्मान अगर करना है तो उसको सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। एंड डिनाइंग मतलब वो एक्चुअली में क्या करना चाहिए उसको, अगर वो डिनाई करे, मना करे, तो भी उसका कंसर्न जो है वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो इनका मेन टारगेट है कि जो एज है उसको 18 साल से घटाकर 16 साल कर देना चाहिए। तो पहले हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर बढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो केस है वो क्या है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने हाल ही के अंदर एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो भी दायर की थी। उन्होंने कहा था, मतलब एक्चुअली में फैक्ट जो है वो प्रेजेंट किए गए थे
कि लगभग 10 साल जो है 10 इयर्स इन इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सबसे पहले जो एज ऑफ कंसेंट है इसको डिसाइड किया गया था 10 साल के लिए, फिर उसको कितना साल कर दिया गया, 12 साल कर दिया गया। ठीक है, अंडर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, ठीक है, फिर 14 इयर्स इन एन अमेंडमेंट टू द आईपीसी इन 1925, 1925 में इस एज को बढ़ाकर 12 साल से 14 साल कर दिया गया। शारदा एक्ट जो आया था, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट लॉ ऑफ 1929, इसमें 16 साल जो है उसको एज को कर दिया गया था। ठीक है, तो 14 ईयर से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 16 साल कर दिया गया 1940 के अंदर। और लास्ट के अंदर सबसे अंतिम में 18 साल जो है वो 1978 के अंदर कर दिया गया था। वो एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जो कि 1978 के अंदर लाया गया था। वहां पर ही इस एज को 18 साल कर दिया गया था। तो हमने एक जर्नी तय की है 10 साल से लेकर 18 साल के बीच की, और इसको समय कितना लग गया है, 1860 से लेकर लगभग 1978 तक 100-125 साल हमको लग गए हैं इस एज को 18 साल के लिए करने के अंदर। ठीक है, अब हमको इस केस को समझना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग को बहुत बारीकी से बातें समझ में आएंगी। निपुण सक्सेना का केस क्या है, 2012 के अंदर इस केस को दायर किया गया था। इनका कंसर्न ये था कि जिसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, जिसके ऊपर भी हुआ है, उसकी आइडेंटिटी को कहीं पर भी खुलासा उसका नहीं करना चाहिए। अगर खुलासा होता है तो समाज के अंदर रहना उसके लिए बड़ा दूभर हो जाता है। उसको आस पड़ोस वाले, उसको रिश्तेदार जगह वगैरह जो है वो एक ऐसी निगाह से देखते हैं जो उसके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए इनका कंसर्न ये है कि हमेशा ऐसे जो लोग हैं जो कि इनका शिकार हुए हैं, इनकी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख लेना चाहिए, किसी के सामने इसको रिवील नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई जरूरत ना पड़े। लेकिन इसी से ही कुछ सवाल और उठते हैं कि बलात्कार और यौन शोषण के पीड़ितों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए क्या कदम जो है उठाने जाने चाहिए। मतलब अगर हम लोग प्राइवेसी रखना चाहते हैं तो ऐसे कौन से कदम होने चाहिए जिनको उठाना जरूरी है। क्या मीडिया, पुलिस और अन्य संस्थाएं पीड़ितों की पहचान को उजागर करने से रोकने के लिए बाध्य हैं। मतलब क्या अगर मान लीजिए कि ये रिवील्ड करते हैं उसकी आइडेंटिटी को, क्या इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। फिर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी के तहत पीड़ितों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा निर्देश जरूरी हैं। मतलब पॉक्सो एक्ट के अंदर या फिर आईपीसी के अंदर आप देख लीजिए कि क्या ऐसे कोई वहां पर डायरेक्शंस लिखे गए हैं जहां पर जिसके ऊपर भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उनके लिए उनकी आइडेंटिटी को कैसे हम लोग जो है सेफ रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यदि पीड़ित मृत या मानसिक रूप से असक्षम है, मान लीजिए कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ भी है उसके साथ में, तो क्या उसकी आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए। ये प्रश्न जो है इनके मैं कुछ जवाब आपको दे देता हूं। मान लीजिए कि फोर्थ क्वेश्चन को ही हम लोग लेते हैं, जो कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से असक्षम है। इस कंडीशन के अंदर कोई भी जो पुलिस ऑफिसर है उसके सामने ही उस आइडेंटिटी को रिवील करना चाहिए। मतलब कम से कम कुछ लोग तो उसके बारे में जाने, क्योंकि वो खुद तो समझने में असक्षम है। वो खुद व्यक्ति जिसके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए कुछ लोग जो कि उसकी सहायता कर सकते हैं उनके सामने उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देना चाहिए। मतलब कोई अधिकारी जो कि विश्वास पात्र हो उनके सामने उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, अन्यथा फिर कैसी भी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। तो ये जो केस था वो ये कहता है कि कैसी भी परिस्थिति हो वहां पर कोई भी आइडेंटिटी को रिवील जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका था। अब ये जो केस था इसकी 2018 के अंदर एक जजमेंट आया। उस जजमेंट के अंदर ये कहा गया था कि हाँ वाकई में ये चीज जरूरी है कि जो उनकी पहचान है उसको सुरक्षित रखा जाए। अभी भी ये केस जो है वो 2025 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग चल रहा है और भी कई सुनवाइयां इसके ऊपर होनी है। अब बात यह है कि क्या इसका पक्ष है और क्या विपक्ष है। पक्ष और विपक्ष किस चीज का, प्रॉन एंड कॉज किस चीज का। तो प्रॉज एंड कॉन्स उस चीज का कि 18 साल से घटाकर 16 साल कर देना चाहिए। तो पहले हम लोग कुछ इसके पक्ष में तर्क देख लेते हैं कि अगर 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके पक्ष में कौन है। मतलब जो ये चाहते हैं कि 16 साल कर देना चाहिए, उनका ये तर्क है कि आज समाज के अंदर ऐसे बहुत से जो नाबालिग हैं, अभी तो हम लोग नाबालिग ही कहेंगे, जो कि 18 साल से कम उम्र की एज के अंदर शादी कर लेते हैं और उनके बीच में संबंध भी बनते हैं। इसीलिए एक सामान्य रूप से जनरल वे के अंदर हमको ये उम्र जो है वो घटा देनी चाहिए। आज समाज जो है वो बहुत तेज गति से परिपक्व हो रहा है। मतलब जो बच्चे हैं वो ये समझ रहे हैं कि आखिरकार ये सब चीजें क्या होती हैं। जिस तरीके से हम लोग सेक्सुअल एजुकेशन को स्कूल्स के अंदर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से अधिक है वो भी आज ये समझ पा रहा है कि मुझे किसके साथ में संबंध बनाना है और किसके साथ में संबंध नहीं बनाना। इसीलिए 18 साल से घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए। ठीक है।
अब इसका विपक्ष जो है वो भी आप लोग सुन लीजिए। विपक्ष जो है वो ये कहता है इसका कि यार अगर मान लीजिए कि 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी, ठीक है, अब वहां पर ये जो पॉक्सो एक्ट है वो फेल हो जाएगा। कैसे? पॉक्सो एक्ट किसके लिए है? उनके लिए है जो कि बच्चों से कहीं ना कहीं उनका यौन शोषण करते हैं, सेक्सुअल उनको अब्यूज करते हैं, उसी के लिए था। लेकिन 18 साल से कम उम्र के ऊपर वो लागू हो रहा था। अगर वो 16 साल से कम उम्र के ऊपर लागू होगा तो 16 साल से लेकर 18 के बीच में अगर किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी अपराध होगा तो वो तो फिर कंसल्ट रहेगा ही नहीं पॉक्सो एक्ट के तहत। तो ये तो बिल्कुल गलत है। साथ ही के अंदर आज बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो मेनली उनके जो जान पहचान वाले हैं, 50% केस ऐसे होंगे जिसके अंदर उनके जान पहचान वाले ही उनके साथ में कोई ना कोई गलत हरकत जो है वो करते हैं। ऐसा अमूमन हम लोगों ने न्यूज़पेपर्स के अंदर और अक्सर जो है वो देखा भी है। ठीक है, इस बात के कुछ प्रमाण भी हैं। आप लोग देखेंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इंडिकेट सेक्सुअल एक्टिविटी अमंग ए टीनेजर इज नॉट अनकॉमन। मतलब वो कह रही हैं कि लगभग 180% इन प्रोसिक्यूशन अंडर पॉक्सो इन्वॉल्विंग माइनर एज 16 to 18, ठीक है, 2017 और 2021 के अंदर तो 180% तो केस ऐसे हैं जिनके अंदर अगर कोई भी उनके साथ में संबंध बनाते हैं तो 16 साल से 18 साल के बीच में वो आपसी सहमति से कर लेते हैं। तो क्यों ना इस एज को जो है वो कम कर दी जाए। तो बात यह है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, ये मुद्दा जो है वो बड़ा ही ज्वलंतशील हम लोग कह सकते हैं। इस पे बहुत जो है वो तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता है। इतना आसानी से इसका हल जो है वो नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये एक दिन कैसे निर्धारित कर सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो एक दिन पहले नाबालिग था और आज जो है वो बालिग हो चुका है। तो ये दिनों की संख्या से निर्धारित नहीं हो सकता है। ये बात है उसकी वो मानसिक रूप से कितना परिपक्व है। तो अब देखिए, अब इसको लेकर कई सारे सवाल उठेंगे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है, इसके लिए भी क्या कोई एग्जाम करा ले उसका? देखिए, अब जो तर्क देने वाले व्यक्ति हैं वो अपना अपना तर्क देते हैं, तो क्यों ना एग्जाम करवा लें उसका, क्यों ना उससे कोई डिबेट करवा लें या फिर उससे कोई मैच्योरिटी वाली बात करें, कुछ ना कुछ तो उसके लिए बेस हो। आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग मुझे जरूर बताना। तो अभी जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और उसमें कहा गया है कि जो इंटरकोर्स करने की जो एज है वो 18 साल से घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए। आपका क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स है जिसमें पावर ऑफ फोकस को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे एलोन मस्क का है, बिल गेट्स है, रतन टाटा है, मार्क जुकरबर्ग है, ये सभी लोग जो है वो इसी फॉर्मूले से बहुत आगे अपने जिंदगी के अंदर बढ़े हैं। 30 टेक्निक्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं। 1 अगस्त से ये शुरू होने वाला है। 30 रियल लाइफ स्टोरीज और 30 चैलेंजेस मैं आप लोग के सामने रखूंगा, जिससे आप लोग ये समझेंगे कि वाकई में फोकस जो है हमारी जिंदगी के अंदर कितना ज्यादा जरूरी है। आप लोग चाहें तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज को पैरेलल जो है वो लेकर चल सकते हैं, जो कि सोने पर सुहागा है। मतलब एक तरफ आप एडिक्शन से बाहर निकलेंगे और दूसरी तरफ ये सीखेंगे कि आखिरकार जिंदगी में ग्रो कैसे करें। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको मिनी चैलेंज जो है वो दे रहा हूं। डेली आपको कुछ चैलेंज मिलते हैं, डेली आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स मिलते हैं जिनको पढ़कर आप अपने आप में मोटिवेट फील कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।